अगर आप सऊदी आने का प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले 2 महीनों में, मई और जून में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। टिकट के बारे में आपको बताऊंगा, कौन-कौन से वीज़ा कैटेगरी हैं जिस पे आप अभी आ सकते हैं, उनमें क्या-क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले बात करते हैं टिकट के बारे में। जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो उसके लिए एंट्री डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि वीज़ा। तो जब भी आप सऊदी आने का प्लानिंग करें, ख़ास करके ये 2 महीनों में हज के समय, तो पहले आप वीज़ा ले लीजिए, इसके बाद टिकट बुक कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अभी आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टिकट ऑलरेडी बुक कर लिया लेकिन अभी तक उम्रा वीज़ा नहीं लिया था, तो उनको अभी तो वीज़ा इशू होने में बहुत डिले हो रहा है। तो कल का फ़्लाइट है, वीज़ा का अभी तक पता नहीं है, तो वो फ़्लाइट का जो टिकट है वो तो रिफ़ंड होगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहला बात जो ध्यान में रखना है वो ये कि पहले आप वीज़ा ले लेंगे, इसके बाद टिकट बुक करेंगे। और जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टिकट बुक करने के लिए। 2 मेजर ग्रुप होता है टिकट बुक करने के लिए, एक डायरेक्ट सोर्स से जो एयरलाइंस के वेबसाइट है वहाँ से, और दूसरा जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके पास जाके आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ढूंढना ज़रूरी है। जाहिर सा बात है, आप वहीं से टिकट परचेज़ करेंगे जहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है। फ़्लाइट वही है, एयरपोर्ट वही है, सीट वही है, बस आपके पास एक चैलेंज रहता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कि कितना सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। तो आपको इसी चीज़ को मेजर करना है। जब भी हम एजेंसी के पास से लेते हैं तो ये माना जाता है कि जो टिकट है वो सस्ता मिलता है, लेकिन उसको हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि भाई वो सस्ता मिलता है। जो एयरलाइंस में आपका टिकट का फेयर दिखा रहा है और जो भी XYG एजेंसी वाले आपको दे रहे हैं, दोनों का बीच में देखिए कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज़्यादा है, 3-4 हज़ार रुपये का है, तो आप एजेंसी वाले से ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 5% का है डिफरेंसेस, तो मैं यही हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप सीधा एयरलाइंस के वेबसाइट से लीजिए। जब आप एयरलाइन के वेबसाइट से लेते हैं तो टिकट का कंट्रोल आपके पास होता है। आप कभी भी अपना टिकट रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर टिकट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपका हेल्थ इशू हुआ, कुछ भी रिफंड रिलेटेड इशू है, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करके बाकी जो भी एक्शंस है उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। वही आप अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या फिर एजेंसी से लेंगे तो उस समय आपको इसमें चैलेंज आ सकता है। ओके, खास करके ये 2 महीने में जहाँ पे ट्रैवल डेट्स को लेके बहुत अनसर्टेनिटी है, तो आप यही कोशिश कीजिए एयरलाइंस के वेबसाइट से लीजिए, प्राइस चेक कर लीजिए, डिफरेंसेस कितना है उस हिसाब से अपना चेक कर लीजिए कि कितना टॉलरेंस आपने डिसाइड किया है। मैं अगर आपकी जगह होता तो 5% का टॉलरेंस लेके चलता, कि अगर मान लीजिए 100 का अगर टिकट है, तो अगर मुझे एजेंसी वाले अगर 105 रुपये में दे रहा है, एजेंसी वाले अगर मुझे मान लीजिए 100 रुपये में दे रहा है और एयरलाइंस वाला मुझे 105 रुपये में दे रहा है, तो मैं एयरलाइन से ही लेना चाहूँगा। ओके, तो ये सबसे बड़ा बात है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा वीज़ा कैटेगरी है जिस पे आप अभी 2 महीने के अंदर आ सकते हैं। हज लगभग होगा 2nd वीक ऑफ जून तक। उससे पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करा है, वो एक एडवांस नोटिफिकेशन था आप लोगों के लिए। देखिए, हर साल नोटिफिकेशन आता है, तो जब आप उसको ट्रैक कर रहे होते हैं तो आपको एक अनुमान हो जाता है कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वही मैंने बता दिया है आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वीज़ा कैटेगरीज हैं जिस पे आप आ सकते हैं और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है। ओके, तो पहले बात करेंगे फैमिली विजिट वीज़ा, जिस पे काफ़ी लोग आते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा जिनके यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, जो रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं, वो यहाँ पे इनविटेशन अप्लाई करते हैं। इनविटेशन, वीज़ा इनविटेशन, वो वीज़ा इनविटेशन है, उसको वीज़ा मत बोलिए। तो वो वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करते हैं, इसके बाद बाकी का फॉर्मेलिटीज़ VFS में होता है। अब जब हज के समय में ये वीज़ा इनविटेशन जब हम अप्लाई करते हैं, चैम्बर होता है, तो उसमें भी डिले होता है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना है अपने ट्रैवल प्लान में। ठीक है, एक बार अगर आपके यहाँ पे वीज़ा इनविटेशन इशू हो गया तो VFS में जब आप सबमिट करेंगे, ये मैंने पिछले साल देखा है कि बहुत डिले होता है इन 2 महीनों में, तो आपको अपना प्लानिंग भी उसी हिसाब से रखना है।
और कल मुझे एक एप्लीकेंट पूछ रहा था कि मान लीजिए मेरे 3 एप्लीकेंट हैं, 2 का तो मैंने इनविटेशन ले लिया है, तीसरा का क्या उसमें ऐड कर सकता हूँ फैमिली विजिट वीज़ा में? हम उसे एडिट नहीं कर सकते। तो उसमें यही रिकमेंड किया जाता है कि आप नया इनविटेशन जो भी एडिशनल डिपेंडेंट हैं, जो भी आपके इन्वाइटीज़ हैं, उसके लिए आप ले लीजिएगा। ओके, तो ये है फैमिली विजिट वीज़ा जिसका इनविटेशन भी अभी डिले होगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को, तो पहले से प्लान कर लीजिएगा। दूसरा बात है पर्सनल विजिट वीज़ा। पर्सनल विजिट वीज़ा का भी यहाँ से इनविटेशन जाता है, तो ये भी सुनने में आया कि वो इनविटेशन भी अभी इशू नहीं हो रहा है, 3-4 दिन का बात है ये। ओके, तो ये अभी समझ लीजिए बंद ही है। पर्सनल विजिट वीज़ा अभी इनविटेशन शायद इशू नहीं हो रहा है। ओके, जिनका हो गया है उनका वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिससे भी प्रोसेस करवा रहे हैं उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। और एक तीसरा कैटेगरी है फैमिली रेसिडेंट वीज़ा। फैमिली रेसिडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अमूमन डिले नहीं होता है, लेकिन इंस्टाग्राम का जो अपॉइंटमेंट है वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। पिछले महीने बहुत डिले था, ये अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप इंस्टाग्राम ऑफिस नहीं जा पाएंगे और वहाँ से येलो स्लिप आप नहीं ले पाएंगे। जिनका कुछ वीज़ा जिनका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जो एलिजिबल हैं ऑनलाइन वेबसाइट से अप्लाई करने के लिए, उनका तो हो जा रहा है, लेकिन जो इंस्टाग्राम से जो अपॉइंटमेंट लेके जो जाते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो भी एक चैलेंज है। लेकिन जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में एक बार आपका इंस्टाग्राम का काम हो गया, यहाँ से येलो स्लिप मिल गया, तो वो इंडिया में वीज़ा डिले नहीं होता है। जो विजिट वीज़ा कैटेगरी है उसके बारे में एक बात आपको बोलना भूल गया हूँ। जब हज से 1 महीना पहले से जद्दा और मदीना एयरपोर्ट में एंट्री बंद कर दिया जाता है। किनका? जो भी विजिटर्स कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि फैमिली विजिट वीज़ा हो गया, पर्सनल विजिट वीज़ा हो गया, इन सारे लोगों का। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कोई भी टिकट अगर परचेज़ करें तो उसका आप रिफ़ंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, रीशेड्यूल में कितना प्राइस लगेगा, कौन सा एयरलाइंस में, इसको भी कंसीडर कीजिएगा। ओके, तो ये था फैमिली रेसिडेंट वीज़ा के बारे में। बिजनेस वीज़ा वो अवेलेबल है, इशू हो रहा है। ई वीज़ा इशू किया था लेकिन वो बंद हो गया है, अभी वही पेपर वीज़ा इशू होता है। उसके लिए VFS में जाना पड़ता है, बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है और फिर बाकी के प्रोसेस होते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग अपने फैमिली को बुला रहे हैं, एजेंसी वाले उनके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं और फिर VFS में आपको जाके उसे सबमिट करना रहता है। 1 हफ्ता के अंदर वीज़ा आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली वीज़ा मैं बोलूँगा उसे। ओके, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक और वीज़ा है, 2 और वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा भी जब हज के समय में वो बंद कर दिया जाता है, इशू नहीं किया जाता है। ओके, और मोस्टली लोग टूरिस्ट वीज़ा लेते भी नहीं है हज के दौरान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं टूरिस्ट वीज़ा इसलिए भी लेते हैं कि आऊँगा मैं इधर और उम्रा भी कर लूँगा उस वीज़ा में, लेकिन उस समय तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो वो डिले होता है। तो आप ये वीज़ा चूज़ मत कीजिएगा वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में। एक और आखिरी वीज़ा के बारे में बताऊंगा, जो है स्टॉप ओवर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं लोग, जिसमें यहाँ से अगर आप इंडिया से सऊदी आ रहे हैं, सऊदी से कोई तीसरे कंट्री में जा रहे हैं, उनके बीच में अगर 96 आवर्स या उससे कम का आपका लेओवर है और तीनों जो सेक्टर है वो सऊदी एयरलाइंस या फिर फ्लाई नास से आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होते हैं स्टॉप ओवर वीज़ा के बारे में के लिए। उसमें क्या होता है कि आपको बस होटल भी दिया जाता है शायद 1 दिन का फ्री में, उसमें आप 4 दिन के अंदर यहाँ पे रुक सकते हैं, जो भी उम्रा वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगेन हज के दौरान उम्रा के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। अगर आपका पर्पस उम्रा है तो आपको एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए अपने प्लान को। ओके, तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप ये 2024 का मई या जून में आने वाले हैं। उम्रा वीज़ा के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उम्रा वीज़ा अभी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी एलोकेट किया गया है हर एक कंट्रीज़ को, और उस लिमिटेशन के वजह से बहुत सारे वीज़ा इशू नहीं हो रहे हैं। 2000 का जो एक लिमिट्स हैं, इंडिया में कितने पॉपुलेशन है, कितने एजेंसीज़ हैं, जो मेन एजेंसीज़ हैं उनके ही फुलफ़िल नहीं हो रहे होंगे तो इंडिविजुअल वालों का कैसा करेंगे। ओके, तो उसका अभी तक इशू नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे चीज़ें उम्रा वीज़ा और जितने भी वीज़ा कैटेगरी के बारे में मैंने बताया है वो मुहर्रम के महीने से जो फर्स्ट महीना है
हिजरी कैलेंडर का उस दिन से कंटिन्यू हो जाएगा। जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ये आप समझ लीजिएगा कि अभी वीज़ा में एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जितने भी लोगों का मैंने किया था उन सारे लोगों को रिफ़ंड कर दिया है, और कोई चांस नहीं है। जब सर्टेन ही नहीं है कोई सब्जेक्ट, तो उसके बारे में क्या एक्सेप्ट करके आपको बताएं। अगर सर्टेन होगा तभी एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसेस करके आपको कंप्लीट करके आपका वीज़ा आपको दे दिया जाएगा। बस इतना ही है आज के वीडियो में। अभी कल के वीडियो में आपको बताऊंगा जो फैमिली रेसिडेंट वीज़ा है, जो फैमिली विजिट वीज़ा में लोग आते हैं, उनका यहाँ पे आने के बाद एक्सटेंड करना पड़ता है ड्यूरेशन। अगर उसमें उन्होंने फ़ीस पे कर दिया है तो उसे कैसे रिफ़ंड लिया जाए, तो उसके बारे में भी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका अगर कोई अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने नहीं बताया है, कंसीडर करना चाहिए लोगों को, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।